हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू SD ट्यून द साउंड ऑफ हर्ब्स, जहां हम बात करते हैं साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर एंड हर्बल वेलनेस इकोनॉमी की। आज का ये एपिसोड कुछ स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम ना सिर्फ फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर की फार्मिंग नीड्स की। हमारा मालवा रीजन, जिसे हम ट्रेडिशनली गेहूं, सोयाबीन और अफीम की खेती के लिए ही जानते हैं, क्या यह रीजन हर्बल सप्लीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकता है? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं हमारी आज की इस पॉडकास्ट में विद आवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रोशन गलानी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर। डॉक्टर रोशन गलानी जी को एग्रीकल्चरल रिसर्च में 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही उन्होंने SC/SP यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान योजना के अंतर्गत फार्मर मेडिसिनल प्लांट्स की उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षण भी दिए हैं। MP गवर्नमेंट की कृषि महाउत्सव जैसे बड़े मंचों पर आपने लेक्चर्स दिए हैं और साथ ही साथ आपने ऑल इंडिया रेडियो पर 25 प्लस टॉक शोज किए हैं और दूरदर्शन पर भी आपने TV शोज किए हैं। इतना ही नहीं, आपने कृषि विज्ञान केंद्र से बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त भी किया है और साथ ही आपने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी क्रिएट की हैं जो कि आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। डॉक्टर गलानी ने स्टूडेंट्स के लिए सॉइल एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन किए हैं और प्रेजेंट में आप उद्यानिक महाविद्यालय में सीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड वर्मी कंपोस्ट यूनिट के इंचार्ज भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस पॉडकास्ट। धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया जर्नी रही है। और मेरा जो एकेडमिक की जब बात करें तो सबसे पहले जो मैंने BSc एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएशन किया है BSc एग्रीकल्चर में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन MSc एग्रीकल्चर में किया है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और वो दोनों मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से किए हैं। और जहाँ तक बात आ रही है प्रोफेशनल लाइफ की, तो मैंने अपना कैरियर जो है सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहीं पे मैंने एक एज ए रिसर्च एसोसिएट किया था। इसमें एक प्रोजेक्ट था टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन कॉटन, उसमें मैंने कपास के ऊपर रिसर्च की थी। उसके पश्चात मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया था, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग में। और उसके पश्चात मेरा मन वापस रिसर्च की ओर हुआ और फार्मर्स से जुड़ा हुआ था, तो फिर से मैं कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर और उसके पश्चात कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में आया और विगत 12 वर्षों से मैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। सर, मेरा एक सवाल है जो कि हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए है। वो कैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में आ सकते हैं, कैसे वो एडमिशन लें और उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की जो 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो निश्चित रूप से जो युवा हैं उनको कृषि क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। जहाँ तक वो कैसे इसको अपना कैरियर बना सकते हैं, तो इसके लिए जो 11वीं और 12वीं में जिन छात्रों का PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहता है या फिर एग्रीकल्चर रहता है, तो वो विद्यार्थी 12वीं के बाद एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित की जाती है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, MPPAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। उसमें उनको परीक्षा देनी रहती है। उसमें उसके बाद जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका मध्य प्रदेश के विभिन्न जो 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में एडमिशन होता है। तो 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत स्कोप है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारा कृषि प्रधान देश है तो विद्यार्थी यहाँ से निकल के एक अच्छा किसान भी बन सकता है, एक बहुत अच्छा उद्यमी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा राज्य शासन में जा सकते हैं, हमारे जैसे वैज्ञानिक या अध्यापक भी बन सकते हैं। और चाहे तो जो ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसमें कई अलग अलग फसलों के ऊपर अनुसंधान केंद्र हैं, उसमें वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो बहुत इसमें संभावनाएं हैं, उनको जाना चाहिए। सर, सॉइल हेल्थ आज एग्रीकल्चर से जुड़ी एक चीज़ है जिसको लेकर के हर कोई चिंता करता है।
जी इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो सॉइल हेल्थ है ना, तो अभी क्या है ना कि सॉइल को पहले एक मानना पड़ेगा कि हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाते हैं, इट इज़ अ डायनामिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो एक जैविक एक चीज़ है जिसमें कि कई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ में बायोलॉजिकल भी हैं। उसमें कई असंख्य सूक्ष्म जीव हैं। अगर हम देखें कि एक चम्मच अगर मिट्टी लें तो उसमें इतने करोड़ों जो उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो ये सॉइल है, एक नेचुरल माध्यम है, लेकिन हम लोग जो है उसका ठीक तरीके से हमने उसका मैनेजमेंट नहीं किया है। इस कारण से अब उसकी सॉइल हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही है, तो उसको सुधारना है और वो समय की मांग है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई है सर ने। और मैं अपने व्यूअर्स से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अभी तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं, स्पेशली जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं, वो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सर आगे बढ़ते हैं इसी पॉडकास्ट में। जी सर अगर हम हर्बल सप्लीमेंट्स की बात करें तो हर्बल सप्लीमेंट्स के संदर्भ में सॉइल हेल्थ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? देखिए, जो हर्बल सप्लीमेंट्स है वो मेडिसिन और फूड के बीच की एक कड़ी है, और चूँकि हम आहार के रूप में लेते हैं जो हमारे सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर ऑर्गेनिक होगा तो उसमें किसी प्रकार के जो हेवी मेटल्स है या कई जो पॉल्यूटेंट है वो चीज़ें नहीं रहेगी। तो एक अच्छा एक हर्बल प्रोडक्ट प्राप्त हमें होगा। और रिसर्च से भी पाया गया है कि जहां हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है तो वहां पे जो हर्बल प्रोडक्ट है उसके अंदर जो अल्कलॉइड्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उनकी मात्रा अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। तो ऑर्गेनिक और उसमें हर्बल अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं, तो वो उसमें जो है उसके अंदर जो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका कंटेंट अच्छा मिलता है। तो इसलिए जैविक खेती की ओर जाना चाहिए। सर अगर हम मालवा रीजन की बात करें तो मालवा रीजन में ऐसी कौन सी हर्बल क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं? देखिए, मालवा जो है इसमें पुरानी कहावत है कि पग पग रोटी डग डग नीर, है ना। तो ये कहावत है। और ये मालवा में क्या है कि बहुत एक तो मॉडरेट रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है ना। एक सामान्य के 35 से 40 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 40 इंच तक बारिश हो जाती है। तो एक मॉडरेट रेनफॉल है। दूसरा, इसमें टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट नहीं जाता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर भी है। तो ये कंडीशन, और जो ठंड के दिनों में जो दोपहर में गर्मी रहती है, तो इस कारण से भी जो है जितने मेडिसिनल क्रॉप्स है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो ये तो हो गई कि वेदर कंडीशन जो है वो मालवा को फेवर करते हैं हर्बल प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा सॉइल, हमारी सॉइल की, हमारे यहाँ की जो है ना ब्लैक सॉइल है, इसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिसमें कि पीएच एक प्रकार से हमारा स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, और ये मेडिसिनल क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडीशंस हैं सॉइल की, वेदर की कंडीशंस मालवा को एक हब बनाने के लिए अग्रसर करती है। और ख़ास तौर से मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जैव विविधताएं मिलेंगी। जो मुख्य तौर से अब जो मार्केट में डिमांड है कि जैसे अश्वगंधा है, उसके अलावा सफ़ेद मूसली है, सर्पगंधा है, सतावर है, कालमेघ है, इसबगोल है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि यहाँ से एक बहुत बड़ा नीमच की मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी हर्बल प्रोडक्ट की मंडी है। तो एक मंडी है, और दूसरा यहाँ की जो क्लाइमेटिक और सॉइल की कंडीशंस है इस मालवा क्षेत्र को मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए एक अच्छा क्षेत्र बनाती है। ये बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो कि मुझे लगता है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, और हो सकता है वो आगे इस फील्ड में आगे बढ़े, हर्बल क्रॉप्स को लेकर के। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए जी। सर जो यंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके लिए सीड डेवलपमेंट का क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है? सीड प्रोडक्शन, देखिए जनरली हमारे किसान जो है ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं जी। अनाज लगा देते हैं, कोई फसल होती है कि चना, गेहूँ या सरसों, इनके हम अनाज के रूप में लगाते हैं, उगाते हैं, और उसके बाद फिर उसको मंडी में बेच देते हैं। सीड प्रोडक्शन, जिसमें कहते हैं वैज्ञानिक विधि से अगर बीज उत्पादन करें तो उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर किसान गेहूँ है, अगर वो मंडी में ले जाता है तो उसको मिलता है 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिक से अधिक अगर जाए तो 2,500 से 3,000 रुपये क्विंटल मिलेगा। लेकिन अगर वही बीज उत्पादन करते हैं, उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर वो बीज के रूप में ले जाएगा तो उससे डबल से भी ज़्यादा 6,000 साढ़े 6,000 रुपये क्विंटल सर्टिफाइड सीड के रूप में बेच सकता है। और अगर वो चाहे कि उसको न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड में जाए तो 8,500 रुपये क्विंटल
तो इस रेट पे जो है ना किसान को एक वैल्यू एडिशन करता है, वही चीज़ें लगा के, मतलब उसको एक्स्ट्रा केयर करनी है कि उसमें ऑफ टाइप प्लांट्स नहीं जाए और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो साइंटिफिक वे में। और कई रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में ही सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से सोयाबीन की वैरायटीज़ ले सकते हैं। वहीं इंदौर में ही क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र गेहूं का है, IRI का, वहाँ से गेहूं की कई वैरायटी जो बहुत प्रचलित हैं उनका बीज उत्पादन कर सकते हैं। हमारे उद्यानिकी महाविद्यालय जो हमारे विश्वविद्यालय है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ से चने की, गेहूं की, सरसों की कई वैरायटी निकली है और उनका वो लगा के सोयाबीन की वैरायटी उनको लेके वो बीज उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से एक वैल्यू एडिशन होता है जो कि उनको एक अधिक आय प्राप्त होती है। तो इसीलिए युवाओं को बीज उत्पादन की ओर अग्रसर होना चाहिए। मतलब इसका अगर हम डायरेक्टली चीज को कहें तो कहीं ना कहीं ये उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत बिल्कुल इम्प्रूव आर्थिक करता स्तर बिल्कुल उनका उन्नत करेगा, है। जी उसमें वृद्धि करेगा। सर, ये सवाल और ये कंफ्यूजन कई बारी फार्मर्स के माइंड में आता है कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ करके हर्बल फार्मिंग में कैसे आए। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। आजकल क्या है कि परंपरागत खेती को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं जिसमें कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है कि किसी किसान ने शुरू किया और 1 हेक्टेयर में वो 10 लाख रुपए की कमाई कर ली 6 महीने के अंदर। तो वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, रियलिस्टिक वे में हमें देखना पड़ेगा तो किसान इससे दिग्भ्रमित नहीं हो। बहुत अच्छा है कि वो औषधीय फसलों की ओर, खेती की ओर जाए और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है और मालवा उसमें विशेष तौर से। तो सबसे पहले किसानों को यथार्थ में देखते हुए अपनी पूरी ज़मीन को, ऐसा नहीं कि सीधे पूरी ज़मीन को हमने मेडिसिनल कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ले रहे हैं। हमें सबसे पहले अगर किसी के किसान के पास 5 बीघा ज़मीन है तो हम 1 बीघा में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में डिमांड क्या है, वो क्रॉप का चयन करेंगे कौन कौन सी क्रॉप है। फिर उसके बाद हम अपने इस मिट्टी की जाँच कराएंगे कि न्यूट्रिएंट्स लेवल क्या है और वो कौन सी फसल के लिए फेवरेबल है। जो सॉइल पे हम जो फसल लेंगे, जो हम अपने खेत में लेंगे, तो वो मिट्टी के अनुसार लेंगे कि हमारी मिट्टी की तासीर क्या है, क्या pH है, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन का क्या स्टेटस है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस जैसे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे जो जड़ वाली फसलें, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, तो वो उनका अच्छा ग्रोथ होती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिट्टी की जांच कराएं और उसके आधार पे फिर हम अपनी फसलों का चयन करें। और वो भी चयन करें कि ऐसा नहीं कि हमने कोई फसल लगा ली और मंडी में उसकी डिमांड ही नहीं है और वो हमने जो वेदर कंडीशन, मौसम के अनुसार होना चाहिए। तो पहले हमने सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं और फिर मार्केट डिमांड देखते हुए फसल को लगाएं। कि जो हमारी ऑडियंस है हमारे साथ बैठी है, उनके भी कुछ सवाल हैं, वो भी कुछ सवाल लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, उनसे भी जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं आप जी। नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता भट्ट है। सर, मैं हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक हर्ब की तरफ डिवोट हो रही है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर किसानों को ये समझा पाएँ कि इंडस्ट्री का ऑर्गेनिक हर्ब्स की तरफ कल्टीवेट होना कितना इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेशन हो जाता है तो एक प्रकार की गारंटी हो जाती है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से कल्टीवेट किया गया है, तो इसमें किसी प्रकार के टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो एक प्रकार की श्योरिटी हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा, हमारे देश में उतनी अवेयरनेस नहीं, लेकिन विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होगा तो वो चीज़ जो है उसके अंदर प्रॉपर वे में ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट का इस्तेमाल किया गया होगा और साथ में किसी प्रकार के हेवी मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, कोई फंजीसाइड का इसमें रेसिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है ना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाली चीज़ का प्रेफरेंस किया जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि ग्रोवर के लिए इसलिए भी बहुत अच्छा है कि किसान के लिए कि इसको जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रीमियम प्राइस मिलता है, लगभग 30 से 50%। ये बड़ा हैंडसम है, 30 से 50% हायर प्राइस मिलता है अगर वो ऑर्गेनिक की और कल्टीवेशन के लिए जाते हैं। तो वो सर्टिफाइड करना चाहिए। और जो चीज़ हमें मिल रही है, जैसे मैंने सीड में बताया था, एक वैल्यू एडिशन होता है। इसी प्रकार से अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें इंटरनेशनली उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है और ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। नमस्कार। किसानों के मन में सबसे आम सवाल ये होता है कि जैविक खेती तो समझ में आती है,
लेकिन हम हमारी जमीन और खेती को किस प्रकार जैविक प्रमाणित कर सकते हैं सर, ये प्रक्रिया आप सरल शब्दों में समझाइए। सरल शब्दों में अगर बताएं तो पहले मैं बताऊंगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है एक ये यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम सिंथेटिक ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हमारे खेत पे उपलब्ध है। बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो नहीं आता है। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से हर्बल प्रोडक्ट मेडिसिनल क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले स्टेजेस होती है कि जैसे किसान को सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि सिंथेटिक ऑफ फार्म इनपुट्स जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है या बायोस्टिमुलेंट्स है, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हमें इन चीज़ों को पहले बंद करना होगा और उसके बाद हमें सूचना देनी पड़ेगी हमें प्रमाणीकरण संस्था को, और इसमें जो है 3 वर्ष का एक कन्वर्जन पीरियड होता है। 3 वर्ष तक हमें लगातार जो है जैविक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इस दौरान हमें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 वर्ष के पश्चात हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है और तब भी हम एक सर्विलांस पे रहते हैं और उसके पश्चात हमारी पूरी प्रोसेस है वो पूरा देखा जाता है। तो इस दौरान जो है ये पूरी प्रोसेस होती है, इस दौरान हमें फिर इसके पश्चात सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद जो है ना हम अपनी प्रोड्यूस को सर्टिफाइड करके भेज सकते हैं। सर, मेरा नाम विनय पाटीदार है और मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे पापा और मेरे दादाजी पहले से ही खेती करते आ रहे हैं जी। अगर हम यहाँ पे मालवा क्षेत्र की बात करें तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो हमारे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? हाँ, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो मिट्टी है, फिर जो हमारे जो जलवायु है, वो निश्चित रूप से कई फसलों के लिए उपयोगी है। इसमें हम बात करें कि यहाँ पे अश्वगंधा हो सकता है, कालमेघ हो सकता है, सर्पगंधा हो सकता है, सफ़ेद मूसली हो सकता है। उसके अलावा इसबगोल, असालिया जिसको चंद्रशूर कहते हैं, सतावर हो सकती है, कालमेघ, तो ये कई फसलें, गिलोय है, तो इन कई फसलें यहाँ लग सकती हैं। और इसमें जो कंटेंट है, हम बात करते हैं कंटेंट की, तो जैसे कि अश्वगंधा में हम बात करते हैं विथेनोलाइट की बात करेंगे, कालमेघ में एंड्रोग्राफोलाइट की बात करेंगे, जितनी गिलोय है उसमें हमें कई अल्कलॉइड प्राप्त होंगे, तुलसी में हमें यूजिनाल प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें उसका जो पर यूनिट एरिया जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो मालवा में बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी फसलें हम ले सकते हैं और जिसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम चाहेंगे कि हमारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी फार्मर्स हैं, वो इस अवेयरनेस का हिस्सा बने और इस अवेयरनेस को और आगे फैलाएं। जी जी बिल्कुल। सर, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें आपकी तरफ से यंग साइंटिस्ट और जो भी हर्बल बायर्स हैं उनके लिए। जी देखिए, यंग साइंटिस्ट जो हैं, तो निश्चित रूप से अभी हमें जो चीज़ हमें करनी चाहिए, हम लोग रिसर्च करते हैं, सीड प्रोडक्शन पे करते हैं, तो अभी हमें जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उसका सीड प्रोडक्शन करना चाहिए और ट्रिमेंडस उसका बाज़ार है विश्व स्तर पे भी, भारतीय देखें ग्लोबल मार्केट में भी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज़बरदस्त मार्केट है। तो अब हमें जो है ना सीड प्रोडक्शन की ओर जाना पड़ेगा और सीड प्रोडक्शन में भी मेडिसिनल क्रॉप्स के सीड के लिए, क्योंकि अभी भी ऑथेंटिक जो सीड है वो अभी फार्मर्स को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और जहाँ तक आप बायर्स का बात कह रहे हैं, तो अब बायर्स को क्या है ना कि किसानों को प्रीमियम प्राइस तो देते हैं वो, और थोड़ा सा जो बायर्स हैं वो किसानों को प्रीमियम प्राइस देते हैं, लेकिन साथ में उनको अब ये एक्सटेंशन वर्क भी करना पड़ेगा और एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा फार्मर्स का। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि वो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो इसमें बीच में मिडिल मैन ना आते हुए डायरेक्ट वो फार्मर्स से प्रोक्योर करें जो ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बायर्स को एक प्रकार से उनको इकोनॉमिकली वायबल चीज़ प्राप्त होगी और किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आप SD ट्यून का एक पार्ट बने और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से हमारे साथ अवेयरनेस का हिस्सा बने। जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और एक अवसर प्रदान किया जिसमें मैं विद्यार्थियों, रिसर्चर्स और किसानों और इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बना पाया। तो जब कभी आप हमें कहेंगे हम उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो आज की इस पॉडकास्ट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हर्बल इंडस्ट्री का फ्यूचर मालवा की मिट्टी,
ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ये सब चीज़ें मिल करके इस इंडस्ट्री को ग्लोबल इंडिया के मैप पर ला सकती है। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। आप हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के एंड तक जुड़े रहे। हम चाहते हैं आप हमारी इस अवेयरनेस का हिस्सा हमेशा बने रहें और हमारी SD Tune की फैमिली और बढ़ती रहे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड विद SD Tune। थैंक यू सो मच।